हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 11th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे बिहार बोर्ड में क्लास 11th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। और हम लोग अकाउंट्स का 5 अपना टेस्ट का वीडियो डाले हुए हैं, जो हम लोग यहाँ टेस्ट लेते हैं अपने यहाँ, उसका पूरा कंप्लीट वीडियो 5 डाले हुए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा 5 सेट उसका भी है, यानी 10 सेट वीडियो आपके पास है। और अगर 10 सेट मतलब एक सेट में अगर 40 क्वेश्चन है, तो 10 सेट में 400 क्वेश्चन अगर आपके पास है, कंटिन्यूअस सारे वीडियो को ठीक से देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारा वीडियो आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में मिलेगा। फिर से रिपीट करो, बहुत सारा वीडियो जो है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में मिलेगा। और ये वीडियो है CWH कॉमर्स, तो आपको दोनों चैनल में देखना है। और दोनों चैनल में जाके आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ दोनों चैनल में आपको वीडियो मिलेगा। तो इसका जो अभी वीडियो बन रहा है वो मिलेगा CWH कॉमर्स में, जो आप देख रहे हैं। और अगर इससे पहले का वीडियो चाहिए तो उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में आपको देखना होगा। टेस्ट 3 सो 4 और 5 का मिलेगा CWH कॉमर्स में, बाकी वीडियो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में मिलेगा। तो चलिए बहुत लेट ना करते हुए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है टेस्ट 5 में अकाउंट्स का है। अकाउंट्स का आज कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स BST सब का हम लोग लेकर आएंगे। बोलता है कि खुदरा रोकड़ बही किस प्रणाली में अपनाई जाती है। तो खुदरा रोकड़ बही में इम्प्रेस्ड सिस्टम चलता है। पेटी कैश बुक जब आप बनाते हैं, बोलता है इन पेटी कैश बुक द सिस्टम फॉलोड। पेटी कैश बुक में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, तो इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो होता है। इम्प्रेस्ड मतलब होता है फैला कर लिखना पेटी कैश बुक में। बोलता है व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए क्या डेबिट होता है। बोलता है कि द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से माल निकालता है तो डेबिट में क्या लिखेंगे, तो डेबिट में तो ड्राइंग ना लिखते हैं। इसका एंट्री क्या होता है, अगर बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से माल निकालेगा तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, बार बार पूछा जाता है। 5 कॉलम होते हैं जर्नल। बोलता है रोजाना मचा लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है, किसके लिए। जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, अच्छा नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। तो किसके लिए जर्नल नहीं किया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल नहीं किया जाता है। जर्नल एंट्री बोलता है इज मेड, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट के लिए नहीं किया जाता है। निम्न में लेखांकन का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज द फॉलोइंग। बोलता है कि निम्न में लेखांकन का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज या इन द फॉलोइंग इज। कौन इसमें लेखांकन का उद्देश्य है, तो पहला होता है नॉलेज ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी, ये तो है। नॉलेज ऑफ कैश एंड बैंक, ये भी है। नॉलेज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज सारा का सारा। पुस्त पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तो लुकास पेसोली ने किया था। बुक कीपिंग का जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको डेवलप करने वाले कौन थे, लुकास पेसोली। क्योंकि आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो हम लोग फास्ट भी चलेंगे और इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चले जाएंगे ताकि सारे सेट हो सके। पुस्त पालन और लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, बार बार ये बात पूछा जा रहा है। 1494 में। IFRS का फुल फॉर्म क्या है, तो IFRS का फुल फॉर्म है, अच्छा क्या है ये पूछ रहा है, IFRS है क्या है, तो बोलता है सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS जो है वो सहायक है, किस चीज़ में सहायक है IFRS, तो बोलता है IFRS विल फैसिलिटेट वैश्विक बाजार से आसान और कम लागत पर पूंजी से उगाही करने में, बेटर एक्सेस द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। और ये सब है ही नहीं, सिर्फ ये है। इसका मतलब क्या है कि IFRS का मेन पर्पस ये है कि आप ग्लोबल मार्केट से, विश्व से, दुनिया के अलग अलग देशों से पैसा कैसे आप जुगाड़ करते हैं, उसमें मददगार होता है IFRS। इसका मतलब अगर हमको चाइना की कंपनी, जापान की कंपनी, फ्रांस की कंपनी से पैसा लाना है तो वहाँ तो अलग स्टैंडर्ड है, वहाँ तो अलग अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का सिस्टम अलग है। अब वहाँ की कंपनियों से हम भारत में पैसा कैसे लाएंगे, क्योंकि वहाँ का सिस्टम अलग है। और वो कंपनी अगर भारत में पैसा लेकर आती है, अपना एक ब्रांच खोलती है, तो भारत में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फ्रांस में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो मिलाएगा कैसे खाता को। जब कंबाइन करके खाता बनाएगा तो मिलाएगा कैसे। उसके लिए हम लोगों को IFRS का सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा सिस्टम जो पूरे दुनिया में एक जैसा हो, पूरी दुनिया की अकाउंटिंग में एक जैसा सिस्टम हो, उसी को हम लोग IFRS के नाम से जानते हैं। व्यवसाय अस्तित्व धारण का अर्थ होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि व्यवसाय का अलग अस्तित्व होता है। इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिजनेस अलग और मालिक अलग, इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। पृथक व्यवसाय अवधारणा, कि बिजनेस अलग होगा और उसका मालिक अलग होगा। इसीलिए जब बिजनेस में बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है तो पूंजी कहते हैं, और जब निकालता है तो ड्राइंग कहते हैं। बताइए, मालिक पैसा लगाता है किस लिए, प्रॉफिट के लिए, और पैसा निकालता है तो बिजनेस भी उससे ब्याज लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना है।
तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। बोलता पुष्प पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, कितना बार पूछेगा, लुकस पेसुली, अभी तो हम लोग देख चुके हैं। लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन लागत ज्ञात किया जाता है, कौन सा ऐसा ब्रांच है, बोलता है द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विसेज रेंडर्ड इन द बिजनेस इज नोन एज। तीन ही तरह का अकाउंटिंग होता है, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो किसी वस्तु का उत्पादन लागत जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में निकलता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन लागत कहाँ निकलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में उत्पादन लागत हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सही जवाब होगा। गैप का फुल फॉर्म पूछ रहा है, गैप का फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 4-5 बार पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा। बोलता है कि दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार इसमें से कौन सही है, तो ये तो कभी नहीं पढ़े परचेज बराबर सेल, लेकिन ये पढ़े कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। स्वामी को व्यापार का लेनदार क्यों कहा जाता है, किसके कारण कहा जाता है, अभी तो बताए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। सेपरेट एंटिटी पृथक वैधानिक अस्तित्व या पृथक जो अवधारणा है उसके कारण ही कहा जाता है कि बिजनेस जो है में मालिक जो है वो लेनदार की तरह होता है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस में मालिक को लेनदार माना जाता है, बिजनेस में मालिक को क्या माना जाता है, लेनदार, एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS 1 में आता है, पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, है ना, स्टॉक का मूल्यांकन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो सब बच्चा जानता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो बताइए, एसेट प्लस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, नहीं, ये यहाँ माइनस होना चाहिए था। एसेट प्लस कैपिटल बराबर लायबिलिटी, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था। तो लायबिलिटी माइनस कैपिटल, यहाँ प्लस होना चाहिए, तीनों गलत है, इसका मतलब है चौथा वाला क्या होगा, सही होगा। IFRS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है। IFRS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बोलता है ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, लेन देन किसको कहते हैं, तो जहां माल और अथवा सेवाओं, माल और सेवाओं का मुद्रा में विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिखा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सामान और सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमको टमाटर दे रहे हैं, लेन देन ये नहीं होगा। लेन देन तब होगा जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और हमको पैसा दे रहे हैं। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को एक्सचेंज करना है किसके थ्रू, मनी के थ्रू, तब ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है। कोई दिक्कत है, अब हम पढ़ा रहे हैं और आप टमाटर और गेहूँ दे रहे हैं, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, इसको ट्रांजेक्शन नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली जो पहले चलता था उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे एक काम के बदले में दूसरा काम हो रहा है। मतलब आपको हम पढ़ा रहे थे, हम आपको सेवा दे रहे हैं, आप हमको सामान दे रहे हैं, तो यहाँ पे मनी कहाँ यूज हुआ, तो इसका ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं करेंगे। अब ऐसा मत कर देना, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सतीश कुमार ने, ठीक है, आपको पढ़ाया, उसके बदले में आपने उसे 1 क्विंटल गेहूँ दे दिया, तो अगर 1 क्विंटल आप गेहूँ दे देते हैं तो ये लेन देन हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें मनी नहीं इन्वॉल्व नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं मतलब लेन देन नहीं। खाते के बाएं पक्ष को क्या कहा जाता है, तो हम ऐसे खड़ा होइएगा तब समझ में आएगा, ऐसे पीछे खड़ा हो जाइए, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को इधर क्या लिखते हैं, जब भी लेजर बनाते हैं तो इस साइड में लिखते हैं डेबिट, और इस साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट। इसका मतलब ऐसे खड़ा होइएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ऐसे खड़ा होइए और बायां पक्ष इधर होता है और दायां पक्ष इधर होता है, तो डेबिट साइड होता है। पूछ देगा दायां पक्ष को क्या कहते हैं, तो क्रेडिट साइड कहते हैं। व्यक्तिगत खाते को क्रेडिट शेष बताता है। पर्सनल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि अकाउंट पेबल, बिल्स पेबल जिसको बोलते हैं, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है। अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट में बैलेंस है, जैसे राम का क्रेडिट है, मतलब भैया वो हमारा क्रेडिटर है, उसको पैसा देना पड़ेगा, तो जिसका क्रेडिट में बैलेंस है मतलब बिजनेस को उसको पैसा देना है, तो वो क्रेडिटर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। आगे लिखा है व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट बैलेंस, फिर वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया, ये भी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट अमाउंट पेबल होता है। दान दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा, अगर हम दान में दे देते हैं माल को तो किस खाते के अंदर लेंगे, तो इसका एंट्री बनेगा डोनेशन अकाउंट, है ना, लॉस बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो यहाँ किस खाते के अंदर आएगा, तो परचेज, यहाँ लॉस बाय चैरिटी नहीं है तो इसलिए परचेज लिख दिया।
फर्नीचर ढुलाई के लिए अगर भाड़ा देते हैं तो इसको कौन सा खाता में डेबिट करेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट में। फर्नीचर ढुलाई का जो भाड़ा देते हैं उसको फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट करते हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे कि किसी एसेट्स को हम खरीदते हैं, किसी भी संपत्ति को जब हम खरीदते हैं तो एसेट्स का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस कैरिंग कॉस्ट लाने का भाड़ा प्लस इंस्टॉलिंग कॉस्ट उसको लगाने का भाड़ा सब जोड़ देते हैं। तो भैया फर्नीचर जब हम खरीदे और फर्नीचर लाए तो लाने का भी भाड़ा फर्नीचर में ही जोड़ के लिखेंगे, इसलिए उसका एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलता है जर्नल में लेखा नहीं किया जाता है। जर्नल में किसका लेखा नहीं किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी ऊपर में भी पढ़ चुके थे, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल में कभी भी लेखा नहीं किया जाता, बाकी सबका लेखा किया जाता है। लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं, जब आप लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक समरी लिखते हैं, उसको नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेशन लिखते हैं कि भैया किस लिए लेन देन लिखा गया। तो लेन देन का जो समरी है, यानी बोलता है अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन। द इम्प्रेस सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, पेटी कैश बुक में। इम्प्रेस सिस्टम अभी ऊपर में सबसे पहले पढ़े थे, इम्प्रेस सिस्टम कहाँ यूज होता है, पेटी कैश बुक में। खतौनी की जाती है, पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, तो पोस्टिंग जर्नल में करते हैं या लेजर में, तो पोस्टिंग लेजर में करते हैं। पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, लेजर में। जर्नल में जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल में क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग। लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और जर्नल में जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल बनाने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं, और लेजर बनाने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। तो जब आप ट्रांजैक्शन से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जब उस जर्नल बनाए हुए डेटा को लेजर में आप शिफ्ट करते हैं तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। व्यक्तिगत खातों के साथ खाता शब्द का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है, मतलब जैसे राम का अकाउंट है तो राम अकाउंट, तो राम के बगल में अकाउंट, देखिएगा कोई आदमी के नाम का खाता जब खुलता है, राम का, श्याम का, मोहन का, तो उसके नाम के बगल में अकाउंट यूज नहीं होता है। कहाँ पे, तो जनरल में तो होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के राम्स अकाउंट कर देते थे, ठीक है। और खाता भाई लेजर में भी होता है, राम का अकाउंट है तो राम अकाउंट, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे कैश अकाउंट में भी हम लोग नहीं लिखते हैं, कैश अकाउंट में भी हम लोग लिखते नहीं हैं, तो आप ये सब छोड़ दीजिए, इसमें कैश अकाउंट कर दीजिए, थोड़ा मिस्टेक है, इसको कैश अकाउंट कर दीजिए। जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा, अभी तो पूछा था, दान के लिए दिया गया माल जो है वो परचेज अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। पूंजी संचय का निर्माण किया जाता है किससे, पूंजीगत लाभों में से। पूंजी संचय का निर्माण किससे किया जाता है, पूंजीगत लाभों में से, कैपिटल प्रॉफिट में से निकलता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने दिन का रियायत मिलता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का रियायत मिलता है। वैसे इसका चांस कम है पूछने का, फिर भी देख लीजिएगा, शायद पूछ दें। जब भुनाया गया बिल अप्रतिष्ठित हो जाता है तो लेखक क्या कहाँ पे जमा करता है, यानी किसको किस नाम से डेबिट करता है। व्हेन अ बिल डिस्काउंटेड इज डिजॉनर द ड्रॉवर गिव्स क्रेडिट टू, तो किसके खाते में क्रेडिट होता है, बैंक के खाते में क्रेडिट होता है। कहीं कोई दिक्कत है, बोलता है आकस्मिक छुट्टी वाले दिन में, जिस दिन अचानक अगर छुट्टी हो गया उसी दिन मेरा बिल का मैच्योरिटी, बिल का जिस दिन मैच्योरिटी है उसी दिन अचानक छुट्टी हो गया तो उसके अगले दिन हम उस बिल को कैश करेंगे, उस बिल का पैसा हम अगले दिन रिसीव करेंगे। अब गए आज पैसा लेना था और आज ही बैंक अचानक बंद हो गया तो अगले दिन रिसीव कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग, ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेज दिखाया गया तो उसको कहाँ दिखाते हैं, वो कहाँ दिखेगा, तो ट्रायल बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग वेजेज रहेगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा। यहाँ गलती से बी भी कलर हो गया, बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता में बढ़ा, मान लो एक सिनेमा हॉल है इतना बड़ा, अभी इसको में बैठने की क्षमता बढ़ाएंगे तो उसको कौन सा खर्चा होगा, तो पूंजीगत। बैठने की क्षमता बढ़ाने का मतलब है बिल्डिंग को अब तोड़ के बढ़ाएंगे, तो बिल्डिंग जब बनेगा तो बिल्डिंग बनना हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बनना कौन सा एक्सपेंडिचर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जेएफ का फुल फॉर्म क्या है, जर्नल फेलियो। जेएफ का फुल फॉर्म क्या है, जर्नल फेलियो। बैंक समाधान विवरण कौन तैयार करता है, तो कस्टमर तैयार करता है, यानी बिजनेसमैन तैयार करता है। और रोकड़ बही के डेबिट शेयर्स का क्या अर्थ है, रोकड़ बही का मतलब कैशबुक अगर आप बना रहे हैं तो कैशबुक मतलब एज पर कैशबुक, बोलता है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि कैशबुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। फेवरेबल बैलेंस मतलब हमेशा, तो फेवरेबल बैलेंस कैशबुक का सीबी, कैशबुक का डेबिट होता है, और पासबुक का पीबी, पासबुक का क्रेडिट होता है। और अनफेवरेबल बैलेंस यूएफबी, तो इसका क्रेडिट होता है, इसका क्या होता है, डेबिट होता है। याद रखिएगा जब भी आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़िएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग लाइव भी ले सकते थे और ये रिकॉर्डेड जा रहा है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर लाइव बोलते हैं, रिकॉर्डेड दे देते हैं। भाई साहब लाइव में ना बहुत टाइम किल होता है। हम लोग लाइव लेंगे, आपके एग्जाम से पहले वाले दिन में लाइव लेंगे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना
उससे पहले वाले दिन में कंटिन्यूअस लाइव लेंगे। तो लाइव सेशन अलग चीज़ हो गया, लाइव वहाँ पे लेंगे एग्जाम के आप पहले वाले दिन में, ताकि एकदम रिफ्रेश सब करवा दे फटाफट करके। लेकिन ये रिकॉर्डिंग इसलिए जा रहा है क्योंकि कम समय में हम आपको सारा डेटा आसानी से प्रोवाइड कर दे, और आप भी चाहते हैं कि लेंदी नहीं हो, क्योंकि वीडियो को दोबारा देखने में रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा लंबा लग जाता है, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं तो वेट कर रहा है। लाइव सेशन भी लेंगे कंटिन्यूअस, और उस दिन लेंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा। इंग्लिश के एग्जाम के पहले, इंग्लिश का एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन शाम में लाइव होगा, जिस दिन अकाउंट्स का एग्जाम होगा उस दिन लाइव होगा। तो इस तरह से जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन शाम और सुबह दोनों टाइम लाइव होगा, ठीक है। जिस मान लो 26 को एग्जाम है, 27 को, तो 28 को मेरा अकाउंट्स का एग्जाम है, तो 28 को अकाउंट्स का एग्जाम है, तो 27 को शाम में लाइव करेंगे और 28 को सुबह लाइव करेंगे। 27 को शाम और 28 को सुबह में लाइव कर देंगे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी। तो ये हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग इसके बाद दूसरे पेपर में देखेंगे। अकाउंट्स का 5 सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए, और प्रीवियस ईयर का भी 5 सेट है। अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर का भी सेट डाला हुआ है और ये भी सेट डाला हुआ है। खूब देखिए जम के, और अच्छा एग्जाम का तैयारी कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो फिर हम लोग 2 मार्च से शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो हमारे साथ। 2 मार्च, हमारा नंबर सबके पास दिया हुआ ही है, और इस PDF में भी आपको दिख रहा है, देख लीजिए। ये नंबर मेरा ही है, और यहाँ पे भी आपको नंबर दिख रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए।